हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे जातिवाद और सांप्रदायिकता। जातिवाद व सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता को हम बाद में देखेंगे। अभी इस यूनिट में 3 चैप्टर बचे हैं, जिसमें क्षेत्रवाद और भाषावाद यहाँ से हटा दिया गया है। बाकी 3 यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है। क्लास में नोट्स वगैरह भी हमने लिखवा दिए थे। उस समय जब कोरोना नहीं था, जब शुरुआत की थी, तो उन यूनिट्स को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। तो जातिवाद की बात करें तो जाति एक सामान्य शब्द है। जाति को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जात पात की राजनीति हमने बहुत अच्छे से देखी है। और जाति का सीधा अर्थ है जब एक वर्ग किस पर आधारित हो? आनुवांशिकता पर। जब एक वर्ग किस पर आधारित हो? आनुवांशिकता पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। यानी कि एक प्रकार के लोग जिनका कार्य एक हो, रहन सहन एक हो, एक प्रकार का कल्चर हो, उसे भी हम क्या कहते हैं? देसी भाषा में जाति कहते हैं। लेकिन ये क्या है? आनुवांशिकता। जन्म के आधार पर एक ही प्रकार के लोग, एक ही सभ्यता को मानने वाले एक प्रकार के लोग जो आनुवांशिकता का आधार रखते हैं, वो क्या कहलाती है? जाति कहलाती है। यानी कि ऐसे वर्ग के लोग जो आनुवांशिकता के आधार पर एक ही वर्ग में चले आ रहे हैं, क्या कहलाएगी? जाति कहलाती है। इसको हम भारतीय परिवेश में देखें तो सबसे पहले वर्ग बने, वर्ग से वर्ण बने। सबसे पहले क्या बने? वर्ग। फिर क्या बने? वर्ण। वर्ण से क्या हुआ? कार्य विभाजन। कार्य का क्या हुआ? विभाजन। और कार्य के आधार पर फिर क्या बनी? जाति बनी। वर्तमान में यदि जाति देखें तो भारत में वोट बैंक की राजनीति है। भारत में क्या है? वोट बैंक की राजनीति। अब ये वोट बैंक की राजनीति क्या है, इसको हमें समझने के लिए 2-3 बातें बहुत अच्छे से देखनी होगी। भारत में जातवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हमारे यहाँ जो रिलेशनशिप डेवलपमेंट होते हैं, शादियां जो होती हैं, संबंध जो बनते हैं, उसका आधार है जाति। यदि हमारे यहाँ अंतर जातीय विवाह हो जाए, एक जाति से दूसरी जाति में शादियां होने लग जाएं, तो जातिवाद समाप्त हो सकता है। अदरवाइज दूसरा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। भारत में जातवाद को सुदृढ़ करने का सबसे एकमात्र साधन यही है कि हमारे यहाँ जो संबंध होते हैं, रिश्ते जो डेवलप होते हैं, वो एक जाति के लोगों में ही होते हैं। इसीलिए वो वर्ग वैसा का वैसा ही बना रहता है। इंटरकास्ट मैरिज डेवलप जब तक नहीं होगा, तब तक जातवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता। एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ राजनीतिक जो ढर्रे हैं, राजनीतिक जो दल हैं, राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं, वो भी इस प्रकार से बनी हुई है कि राजनीति में चुनाव एक एजेंडा है, मतदान प्राप्त करना एक एजेंडा है, और इन मतदानों में क्षेत्र बटे हुए हैं। ये राजपूतों का क्षेत्र, ये ब्राह्मणों का क्षेत्र, ये ओबीसी का क्षेत्र, ये SC ST का क्षेत्र। उन क्षेत्रों के आधार पर उम्मीदवार तय किए जाते हैं, और उम्मीदवार इस बात को तय करते हैं कि किस बाहुल्य से वो आते हैं, किस जाति से वो आते हैं। उम्मीदवार की टिकट भी इसी आधार पर तय होती है कि वहां जनसंख्या का बाहुल्य कौन सी जनसंख्या का है, और उसका आधार होता है जाति। तो भारतीय समीकरणों में देखें तो भारत को आजाद हुए लगभग 70 साल से प्लस हो गया, लेकिन आज भी भारत के लोकतंत्र में जो अहम योगदान है या अहम जो कमियां हैं, वो क्या है? एक जातिवाद है। हमारे यहाँ समीकरण बैठता है, जैसे यूपी में यादव समाज एक बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। राजस्थान में अगर हम देखें तो सामान्य सभी कास्टों का बाहुल्य हमें देखने को मिलता है। हरियाणा में चौधरी जी का बाहुल्य बहुत जबरदस्त नजर आता है। कर्नाटक में तेलंगाना समुदाय लिंगायत समुदाय, कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का बहुत जबरदस्त वहां पर बाहुल्य देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में मराठा, इसमें कई धर्म भी हैं, कई संप्रदाय भी हैं, लेकिन विशेष तौर पर जाति आधारित हम बात कर रहे हैं। अब जाति की विशेषता क्या क्या हो सकती है? जाति में समान पहनावा होगा, समान रहन सहन होगा, समान सभ्यताएं होंगी,
और समान कार्य ही होगा। लेकिन वर्तमान में इसका भ्रंश रूप आ रहा है, मिक्सअप रूप आ रहा है, संकर रूप आ रहा है। कैसे? पहले दर्जी का काम केवल दर्जी, टेलर कास्ट ही करते थे, राजपूत का काम राजपूत ही करते थे, ब्राह्मण का काम ब्राह्मण ही करते थे। लेकिन जनसंख्या वृद्धि मान ले आप, या समाज की अव्यवस्था मान ले, या समाज में बेरोजगारी मान ले, या टैलेंट की कमी मान ले, या बहुत ज्यादा टैलेंट मान सकते हैं आप, बहुत सारे कारणों से अदर कास्ट के काम करने लोग बाग लग गए हैं। कारण क्या हुआ कि जो जूते बेचता था उसका काम मोची का था, जूता रिपेयर करने वाला भी मोची, यानी कि जूते से संबंधित जो कार्य करता था वो मोची हो गया। लेकिन आज के जमाने में जूते का व्यापार करने वाला व्यापारी बहुत बड़ा व्यापारी हो गया, क्योंकि बड़े बड़े शोरूम्स हो गए, बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए, और एक प्रकार से वो मल्टीपर्पज काम हो गया। जैसे आज हम शिक्षा का व्यवसाय करें तो वहां गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन आज इसको बिजनेस बना दिया गया है। एक बिजनेस मॉडल डेवलप करने के लिए स्कूल कॉलेजेस एजुकेशन में आना बहुत आसान काम हो गया है, और बहुत अच्छे से आप टीचर ना होते हुए भी स्कूल खोल सकते हैं, आप डॉक्टर ना होते हुए भी हॉस्पिटल चला सकते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल डेवलप हो गया है। तो जाति का आधार क्या था? कार्य। लेकिन आजकल जाति का आधार क्या हो गया है? एक प्रकार से प्रॉफिट कमाना हो गया है। तो सबसे पहले वर्ग बने, वर्ग कितने वर्णों में बटे? 4 वर्णों में। फिर क्या हुए? कार्य में, और कार्य के कारण क्या बन गया? जाति का विभाजन हो गया, और जाति ये आज लोकतंत्र में भी बनी हुई है। अब अगर हम बात करें वोट बैंक की राजनीति, तो ये हम बात कर चुके हैं। लोकतंत्र में भारत में आज भी सबसे बड़ी जो कमी है वो है जाति आधारित लोकतंत्रीय व्यवस्था। भारत में चुनाव को सीधा प्रभावित करने वाली जो गणित है वो क्या है? जाति है। जब भी कोई मतदान होता है, पोलिंग होती है, उम्मीदवार चुनने का काम होता है, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर किसका होता है? जाति का ही होता है। उम्मीदवार हमारी जाति का है या नहीं, ये नहीं देखा जाता कि वो योग्य है या नहीं। इसमें हम आगे देखें तो जाति क्या है? सामाजिक व्यवस्था है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जाति कैसी व्यवस्था है? सामाजिक व्यवस्था है। और ये किस पर आधारित है? आनुवांशिकता पर आधारित है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जाति किस प्रकार की व्यवस्था है? तो जाति क्या है? एक सामाजिक व्यवस्था है। अब यहाँ क्या हुआ? भारत में जातिवाद को बढ़ावा दिया अंग्रेजों ने, जो कहां से आए थे? ब्रिटेन से आए थे। भारत जब गुलाम था तो किसके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन था। और इन्हीं अंग्रेजों ने यहाँ क्या किया? यहाँ पर फूट डालो राज करो की नीति की। क्या की? फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण किया। यानी कि हिंदू को हिंदू से लड़वा दिया, जर्नल को दलितों से लड़वा दिया, और बहुत सारे काम इन्होंने ऐसे किए जिससे भारत में एकीकरण ना हो, भारत की जातियों में सामूहिकता ना आ सके। और इसका मेन जो फैक्टर हुआ वो क्या हुआ? इन्होंने पृथक निर्वाचन की बात भी कर डाली। अंग्रेजों ने क्या कहा? पृथक निर्वाचन की बात कही। और ये निर्वाचन किसके लिए था? दलितों के लिए था और अन्य समुदायों के लिए था। इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने सबसे पहला तो मेन फोकस क्या था? फूट डालो राज करो की नीति का जो अनुसरण करने का काम किया था वो किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। इनका मतलब ये था कि यदि ये आपस में लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे तो हमारे राज को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर इनमें झगड़ा नहीं हुआ तो हम असुरक्षा महसूस करेंगे और हमारे राज को असुरक्षित बना दिया जाएगा। यदि ये एक हो गए तो ये मजबूत हो जाएंगे और हमारे राज को उखाड़ कर फेंक देंगे। ऐसी स्थिति में इन्होंने पॉलिसी कौन सी अपनाई थी? फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। दूसरा, अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचन की बात कही थी, संप्रदाय आधारित निर्वाचन की बात की थी, जाति आधारित निर्वाचन की बात कही। इसमें दलित सहित अन्य लोगों के लिए भी अलग निर्वाचन की बात कही। इसका फायदा अंग्रेजों को ये होता, ये व्यवस्था क्या थी? उम्मीदवार भी कैसा होगा? दलित, और मतदाता भी कैसे? दलित। मतदाता भी कैसे? दलित, और उम्मीदवार भी कैसा? दलित। इसका फैक्टर क्या होगा कि दलित अपने आप को अलग समझेंगे, सिख अपने आप को अलग समझेंगे, मुसलमान अपने आप को अलग समझेंगे और भारत के टुकड़े हो जाएंगे।
इसी व्यवस्था का विरोध करने वाले जो थे वो कौन थे? अंबेडकर जी। इस व्यवस्था का समर्थन करने वाले थे अंबेडकर जी और विरोध किया था गांधी जी ने। ये थोड़ा सा आपको अलग से ध्यान रखना है। अंबेडकर जी ने इस व्यवस्था का क्या किया? अलग से समर्थन किया। उन्होंने कहा रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर शेड्यूल कास्ट इट इज डेवलपमेंट पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के विकास का जो पार्ट है वो किससे है? आरक्षण की तरफ से जाता है। यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, पिछड़े जो लोग हैं, उनको रिजर्वेशन कैटेगरी दी जाए ताकि वो उम्मीदवार के रूप में आ सकें, देश का नेतृत्व कर सकें। इसीलिए उन्होंने अलग मतदान और अलग मतदाताओं के फॉर्मूले को समर्थन दिया था। यानी कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो हमारे मतदान में यदि आ जाएगी तो जो पिछड़े लोग हैं उनको परमानेंट इलेक्शन लड़ने का ऑप्शन मिल जाएगा और वे अपने शासन के अनुसार या शासन में अपनी हिस्सेदारी लाकर अपने लिए नियम बना पाएंगे। गांधी जी ने इसका विरोध किया। अब गांधी जी का मत समझते हैं। गांधी जी का मानना था कि यदि आज हम इनको अलग कर देते हैं तो भारत इसमें खिंच जाएगा, अलग अलग पाले बन जाएंगे, अलग अलग फैक्टर्स बन जाएंगे और फिर स्थितियां इतनी खराब हो जाएंगी कि एकीकरण संभव नहीं हो पाएगा। हिंदू मुसलमानों के आधार पर हम जानते हैं भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था धर्म आधार पर। हम जानते हैं भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आधार क्या था? धर्म। ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है। भारत पाकिस्तान दो देशों का विभाजन का आधार क्या था? धर्म। हिंदू कहाँ रहेंगे? हिंदुस्तान में। मुसलमान कहाँ रहेंगे? पाकिस्तान में। और इस सवाल का जवाब हमें मिल चुका था कि हिंदू यहाँ, हिंदुओं के साथ साथ बाकी कास्ट हमारे देश में क्यों रही और केवल मुसलमान ही पाकिस्तान क्यों रहे। इन सब बातों का जवाब हमने पहले ही दे दिया था। गांधी जी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो देश पिछड़ जाएगा, देश में बहुत सारे तार खिंच जाएंगे और हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। इन दोनों में आपसी मतभेद हुआ और फिर जो सुलझने का जो काम हुआ वो हुआ पूना समझौते के तहत 1932 में। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि लगभग जितने भी समझौते हैं उनमें एक पक्ष अंग्रेज रहा, क्योंकि समझौता किनसे होता था? अंग्रेजों से। ये एक ऐसा पक्ष है जिसमें दोनों ही पक्ष इंडियंस हैं। अंबेडकर और गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता हुआ था। कब से? 1932 में हुआ और इसका मूल उद्देश्य था दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का समर्थन ना करना। दोनों में एडजस्टमेंट हुआ और अंबेडकर जी और गांधी जी ने दोनों ने अच्छी तरह से समझा कि वास्तव में हमें क्या चाहिए। पृथक निर्वाचन नहीं चाहिए, निर्वाचन तो सामूहिक ही होना चाहिए, लेकिन उसमें यदि हम रिजर्वेशन पॉलिसी अगर कर दें तो वो ज्यादा बेटर स्थिति हो सकती है। उम्मीदवार और मतदाता को अलग ना कर मतदाताओं को पूरी तरीके से एक कॉमन रखते हैं और उम्मीदवार को एक रिजर्वेशन दे दिया जाए अलग से। तो इस प्रकार से पुनः समझौते में गांधी जी और अंबेडकर जी में एक समान राय बनती है और जाति आधारित मामले को यहीं रोक दिया जाता है। गांधी जी हमेशा इस बात का समर्थन करते थे कि यदि आज दलितों को इस प्रकार से व्यवस्था दी जाती है तो वो समाज से बिल्कुल अलग हो जाएंगे और वो मुख्य धारा में कभी जुड़ ही नहीं पाएंगे। गांधी जी इस चीज का विरोध नहीं कर रहे थे कि उनको आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, मतदान में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा, सेपरेटेशन उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा, अलग से व्यवस्था क्यों नहीं दी जा रही। गांधी जी का सिर्फ इतना सा मानना था कि यदि आज इनको अलग कर दिया जाता है तो फिर ये कभी भी समाज में शामिल नहीं हो पाएंगे, मुख्य धारा में कभी भी नहीं आ पाएंगे और समाज के बहुत छोटे छोटे भाग हो जाएंगे। इसीलिए गांधी जी ने खुलकर क्या किया था? इस व्यवस्था का विरोध। इसके बाद यदि हम जातिवाद में आगे देखें तो बहुत सारे विद्वान जिनमें मॉरिस जॉनसन ऐसे विद्वानों को ये लग रहा था कि स्वतंत्र भारत में 1947 से लेकर आज तक इसके बाद जाति के प्रभाव में क्या आएगी? कमी आएगी, क्योंकि भारत ने क्या अपना लिया है? लोकतंत्र अपना लिया है। इसमें क्या होता है? सर्व समाज सार्वभौमिक व्यवस्था पर चलते हैं, अर्थात समानता इसमें होती है। इसमें क्या होती है? समानता होती है। मॉरिस जॉन जैसे विद्वानों को ये लगने लगा कि
हमारे यहाँ जब देश आजाद हो गया तो अब इसमें जातिवाद में क्या आएगी, कमी आएगी, वर्गवाद में कमी आएगी, लोकतंत्र बहुत शक्तिशाली है, सर्व समाज का विकास होगा, सार्वभौमिक मूल्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी को साथ लेकर चला जाएगा, समानता जैसे मुद्दे हमारे सामने आएंगे और कुल मिला के अगर कहा जाए तो व्यवस्थाएं सुधरेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश की आजादी के साथ साथ ही देश में सबसे ज्यादा जो चीज बढ़ी वो क्या बढ़ी, वोट बैंक की राजनीति। और इस वोट बैंक की राजनीति ने जातिवाद में चार चांद लगा दिए, जातिवाद को बहुत आगे बढ़ा दिया। क्योंकि हर नेता विकास के मुद्दे पर वोट नहीं मांग रहा था, अपने कार्य के मुद्दे पर वोट नहीं मांग रहा था, भविष्य में वो क्या करने वाले हैं इस पे भी वोट नहीं मांग रहा था। वो सिर्फ इतना जताना चाहता था कि मैं आप बहुसंख्यक जाति के लोगों का नेता हूं और आपकी जाति का मैं उद्धार करूंगा, आपको मेरी जाति के आधार पर वोट देना है। दूसरा, शक्ति। आपने देखा होगा शक्ति और सत्ता दो ऐसे बिंदु हैं जिनके लिए राजनीति में हर प्रकार के चीजों का समर्थन कर दिया जाता है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो वोट बैंक की राजनीति हो, चाहे वो अराजकतावादी हो, चाहे वो गठबंधन हो। बहुत सारे नए एजेंडे निकल कर आते हैं शक्ति प्राप्त करने के लिए और सत्ता प्राप्त करने के लिए। इसमें जातीय समीकरण के आधार पर सारे हमारे देश में मंत्रियों का जो बनना होता है वो जाति के आधार पर होता है। बहुत सारे बड़े अधिकारियों का जो ट्रांसफर होता है वो भी जाति के आधार पर होता है। कुल मिला के जातीय बैलेंस को रखने के लिए, जाति के बैलेंस को रखने के लिए हमारे यहाँ शक्ति और सत्ता तक को बदल दिया जाता है। हमारे यहाँ एक जाति का मंत्री अपने समर्थित लोगों को अपने पास रखेगा, अपने अधिकारियों के रूप में उन्हें चुनेगा। एक मुख्यमंत्री हर क्षेत्र को खुश करने के लिए, हर जात को खुश करने के लिए प्रत्येक बड़े अधिकारी या मंत्री का चुनाव करेगा। तो आजादी के बाद बहुत सारे विद्वानों का जो आइडिया था, बहुत सारे विद्वानों की जो सोच थी, बहुत सारे विद्वान जो ये सोच रहे थे कि देश में जो जातिवाद है, जो संकीर्ण व्यवस्था है, जो एक कट्टर धारा है, उसमें क्या आएगी, कमी आएगी और विकास की तरफ हम जाएंगे। क्योंकि हमने क्या अपनाया है, लोकतंत्र अपनाया है। और लोकतंत्र किस पर विश्वास रखता है, समानता पर विश्वास रखता है, सार्वभौमिकता पर विश्वास रखता है, सर्व समाज पर विश्वास रखता है। यानी कि सब इक्वल हो जाएंगे, सबके अधिकार बराबर होंगे और एक अच्छा भविष्य निकल कर आएगा। लेकिन इस सपने पर ये सब क्या पड़ गए, भारी पड़ गए। जातवाद है, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, वोट बैंक की राजनीति है, शक्ति सत्ता है, अराजकतावादी है, सत्ता की लालसा है। ये सारे मुद्दे जातिवाद के साथ साथ हमारे लोकतंत्र पर क्या पड़ गए, भारी पड़ गए और जातवाद को ये बनाने लग गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जाति की विशेषता। जितनी बातें आपने पढ़ी हैं सारे सवाल वो यहीं से आने वाले हैं। आपको बहुत ध्यान से टॉपिक देखना है। जाति की क्या क्या विशेषता होती है, हर चीज हर लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। पहला, जाति किस प्रकार की व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है। पहली लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जाति किस प्रकार की व्यवस्था है। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अवधारणाएं। जैसे हमने न्याय पढ़ा था, न्याय में हर लाइन आपको क्या होती है, क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ भी हर लाइन क्या बनेगी, क्वेश्चन बन जाती है। जाति किस प्रकार की व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, समाज में स्थापित होने वाली व्यवस्था है। जाति किस पर आधारित होती है, आनुवंशिकता के आधार पर आधारित होती है। आप जाति का अर्थ लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे तो इसका अर्थ है वह वर्ग या वह समूह जो आनुवंशिकता के ऊपर आधारित होता है, जिसका व्यवसाय क्या होता है, एक समान, जिसकी वेशभूषा रहन सहन खान पान कैसा होता है, एक समान, क्या कहलाती है, जाति कहलाती है। ये सारी विशेषता किसकी हैं, जाति की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके आपको देखना है। तो समाज में एक प्रकार की जो व्यवस्था पाई जाती है वो क्या कहलाती है, जाति कहलाती है। अर्थात जाति किस प्रकार की व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, जिसका आधार क्या है, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता को हम जन्मजात भी कह सकते हैं, यानी कि जन्म के साथ लगातार चलती रहती है। फिर एक ही जाति में इसके विवाह संबंध होते हैं, अर्थात ये लोग अपनी ही जाति में क्या करते हैं, विवाह संबंध करते हैं, दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ना चाहते हैं।
तो एक ही जाति में विवाह संबंध होते हैं तो वो जाति कहलाती है। परंपरागत इनका व्यवसाय होता है, यानी कि सदियों से जो पूर्वज इनका जो व्यवसाय करते आ रहे हैं वो लगातार आगे भी चलता रहता है। तो इनकी विशेषता में क्या है कि परंपरागत व्यवसाय रहता है, पौराणिक व्यवसाय रहता है, फैमिली जो बिजनेस होता है वो कंटिन्यूअसली आगे ग्रोथ होता रहता है, आगे अपडेट होता रहता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, जयप्रकाश नारायण ने, ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, आपको याद रखना है। सवाल पूछा गया था, भारत में जाति व्यवस्था को दल की संज्ञा किसने दी थी? तो किसने दी थी? जयप्रकाश नारायण ने भारतीय जाति को क्या कहा था? दल। कि एक प्रकार से जो दल होते हैं, पार्टीज होती हैं, उनकी तरह व्यवहार भारत में कौन करती है? जाति करती है। यानी कि जिस प्रकार जो दल कार्य करता है, दल चुनाव लड़ता है, दल मंत्री बनाता है, दल सरकार बनाता है, दल का प्रभाव होता है, तो एक प्रकार से दल जाति भी, जाति का प्रभाव होता है, जाति के आधार पर मंत्री बनते हैं, जाति के आधार पर मतदान होता है, जाति के आधार पर सरकारें गिर जाती हैं, जाति के आधार पर सरकारें बनती हैं, जाति के आधार पर उम्मीदवार जीत जाता है, जाति के आधार पर संगठन बनता है। ये सारी चीजें जिस प्रकार से दल करता है उसी प्रकार से भारत में जाति भी करती है। इसीलिए जयप्रकाश नारायण ने जाति को किसकी संज्ञा दी थी? दल की संज्ञा दी है। भारत की जातियों को दल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? जयप्रकाश नारायण साहब हैं। फिर जातियों का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, ये सब कैसी होती हैं? एक जैसी होती हैं। आज का टॉपिक हमने पढ़ा, इसमें से क्या क्या सवाल आ सकते हैं अपना देखते हैं। पहला सवाल, जातवाद क्या है? ऐसी व्यवस्था जिसमें एक वर्ग के लोग किसके आधार पर होते हैं? आनुवंशिकता के आधार पर होते हैं, क्या कहलाती है? जाति कहलाती है। जाति किस प्रकार की व्यवस्था है? सामाजिक व्यवस्था है। जाति बनने का कारण क्या था? सबसे पहले वर्ग बना, फिर वर्ण में चला गया, फिर किसमें? कार्य। जाति का मूल आधार, यानी कि जाति का जो बनने का मूल आधार था वो आनुवंशिकता के साथ साथ कार्य भी है। कार्य के आधार पर, या कार्य जब बिगड़ गया, भ्रंश रूप हुआ, तो उसका क्या नाम निकल गया? जाति निकल गया। पहले कार्य फिक्स होते थे, जाति भी फिक्स दायरा होती थी, लेकिन आज व्यवसाय बदल गए, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, तो जाति का क्लियर कोई नोटिफिकेशन नहीं दे सकते हम लोग। फिर लोकतंत्र में, यानी कि आजाद भारत में जाति की किस प्रकार की व्यवस्था है, ये हम लोग आगे डिटेल से और पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ देखें तो जाति किस प्रकार की व्यवस्था है? सामाजिक व्यवस्था है, याद रखना है। जाति का आधार क्या है? आनुवंशिकता। फिर इसमें देखें जेपी ने क्या कहा है? जाति को दल की संज्ञा दी है, और जाति की ये सारी विशेषता आपको याद रखनी है। इसके बाद भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से भारतीय राजनीति जाति को प्रभावित करती है। इसमें सवाल आएगा कि जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ा। दोनों फैक्टर्स हम देखेंगे कि किस प्रकार एक जाति राजनीति को प्रभावित कर देती है, या उसे आकर्षित करती है, कमजोर करती है, ताकतवर करती है, नुकसान पहुंचाती है, या राजनीति किस प्रकार से जाति को प्रभावित करती है। क्या राजनीति जाति पर नकारात्मक प्रभाव डाल पा रही है, सकारात्मक प्रभाव डाल पा रही है, एकीकृत कर रही है या बिखेर रही है। फायदे नुकसान सब कुछ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।